नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं अन्नू कपूर और आप सभी साहिबान का खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं इस महफिल में जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मेरे प्रणाम स्वीकार करें, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं आप सबका। आज की महफिल के कुछ किस्सों की झलक, कैसे ग्रेट मन्ना डे के नाम पर शुरू हुआ एक मशहूर बंगाली रेस्टोरेंट चेन भोजोहारी मोन्ना, और बताऊंगा कैसे वहीदा रहमान का बोला हुआ एक झूठ हो गया सच। फिल्म शोले के दौरान धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी को पटाने के लिए क्या क्या पापड़ बेले थे। एक्टर विनोद खन्ना की एक फिल्म में अरुणा ईरानी को डांस नंबर समझाने वाला विनोद का भाई निकला। 25 साल पहले उनके स्कूल के दिनों का प्यार। सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, रिश्ता पक्का है फैमिली कनेक्शन में बताऊंगा कि क्या है फैमिली कनेक्शन बिटवीन लेट अमजद खान एंड स्वर्गीय मदन मोहन। जब छलिया फिल्म के टाइटल सॉन्ग की शूटिंग चल रही थी तो मनमोहन देसाई ने राज कपूर से ऐसा क्या कहा कि राज कपूर हो गए इम्प्रेस। ऐसे ही कुछ रोचक किस्से होंगे उस प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, और पेश खिदमत है आज की महफिल का पहला नगमा। सन 1970 में आई थी एक बंगला फिल्म प्रथम कदम फूल। इसमें एक गाना था, ओमी श्री श्री भोजोहारी मन्ना। ये गाना बहुत सुपर डुपर हिट गाना था। इस गाने ने धूम मचा दी बंगाल में। इस गीत का कुछ ऐसा असर हुआ कि कलकत्ता में एक रेस्टोरेंट इसी नाम से खोल दिया गया। ये रेस्टोरेंट, ये चेन आज कोलकाता के अलावा देश के और भी शहरों में बंगला खाने के लिए प्रसिद्ध है। ये गीत भोजोहारी मन्ना कैसे बना, ये कहानी आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये महान कलाकार जिनके बारे में मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि हम उनके जीते जी मन्ना दा को उनका ड्यू नहीं दे पाए जिसके वो डिजर्व करते थे। बिल्कुल सही, बिल्कुल। जरा गुनगुना दीजिए गाने जरा दादा के। ए मेरी ज़ोहर जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, इस पे कुर्बान मेरी जान। क्या बात है। हर भाव के गीत गाए हैं, कॉमेडी गीत गाए हैं। खाली डब्बा खाली बोतल ले ले मेरे यार, खाली से मत नफरत करना खाली सब संसार। खाली डब्बा खाली बोतल ले ले मेरे यार, खाली से मत नफरत करना खाली सब संसार। खाने पीने की बात चली है तो मेरे को वापस कनेक्ट करना पड़ेगा उस लिंक से कि भोजोहारी मोन्ना जो गाना था ये कैसे बना। मैं आपको दादा के बारे में एक बात बता दूं कि मन्ना डे एक बहुत बढ़िया कुक थे, बहुत खाना बनाने का शौक भी था, और इसी शौक के ऊपर ये गाना लिखा गया है, उनके वजह से लिखा गया है। एक दिन की बात है कि इस गीत के गीतकार, ये भोजोहारी मन्ना की बात चली, इसके गीतकार पुलक बैनर्जी दादा से मिलने घर आए। इत्तेफाक से सुलोचना आंटी, मन्ना दा की पिछले साल उनकी डेथ हो गई, सुलू आंटी, और एक्चुअली आंटी के जाने के बाद दादा पूरी तरह से टूट गए थे। उनको दादा को जानने वाले ये कहते हैं कि आंटी सुलोचना आंटी मलयालम केरला की थी परंतु इंग्लिश की प्रोफेसर थी, कि आंटी के जाने के 10 महीने तक दादा जिंदा रह कैसे गए, ये ताज्जुब की बात है। बहरहाल जी, इतना प्रेम जुगल जोड़ी यार। तो इत्तेफाक से सुलोचना आंटी घर पे नहीं थी, तो दादा ने कहा मेहमान आए हैं, पुलक बैनर्जी आए तो उनकी खातिरदारी करनी चाहिए। घुस गए किचन में और चिकन बनाने लगे। वो खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी कि जो राइटर पुलक बैनर्जी थे वो इतने इंस्पायर हो गए कि उन्होंने कहा कि जब तक ये चिकन बन रहा है तब तक उस चिकन की खुशबू से इंप्रेस होकर उन्होंने गीत लिख डाला। क्या बात है। और खाना जब सर्व किया गया तो उन्होंने दादा को गीत के बोल सुनाए। दादा बहुत खुश हुए और दादा ने कहा मैं ये गाना गाऊंगा, कंपोज करूंगा। तो ऐसा ही हुआ जब सुधीन दास गुप्ता ने इस गीत को सुना और कंपोज किया और गवाया मन्ना दा से।
बाद में इस गीत को फिल्माया गया। गुड्डी फिल्म में जो काम किया था, जो समित भंज जो थे ना, गुड्डी फिल्म में जया जी के अपोजिट जो होते हैं ना, जो सौमित्र और तनुजा स्टारर इस फिल्म में गेस्ट रोल में थे। ये फिल्म सुपरहिट हुई थी और इस गीत का अपना अलग ही मुकाम है। तो इस गीत के साथ मन्ना दा का नाम एक फेमस रेस्टोरेंट की चेन से जुड़ गया, भोजोहारी मन्ना। वो गाना भी उनके घर पे ही पुलक बैनर्जी ने लिखा था, गाना भी उन्होंने ही गाया और सुधीन दासगुप्ता ने इस गाने को कंपोज किया था। इस महान गायक के फिल्म जगत को दिए योगदान को नकारा नहीं जा सकता। खिराज अकीदत कहते हैं, श्रद्धांजलि के रूप में मैं मन्ना दा का गीत सुनवाने आपको जा रहा हूँ। दोस्तों, अब बात करते हैं वहीदा रहमान के जीवन से जुड़े इस किस्से की, जब उन्होंने मजाक में ऐसे ही कैजुअली जो कहते थे, एक्सीडेंट की बात कही और कुछ ही दिनों में वाकई में उनका एक्सीडेंट हो गया। ये वाकया है गुरदत्त की फिल्म कागज़ के फूल के समय का। हुआ यूं कि इस फिल्म में हीरोइन थी वहीदा रहमान ऑब्वियसली, जिनके साथ फिल्म का एक सीन शूट होना था। सीन कुछ इस तरह का था, कार का एक्सीडेंट हो जाता है, उन्हें चोट लग जाती है, तो सीन शूट करने के दौरान चेहरे पर मेकअप करके वो जो फिल्मी ब्लड लगाया गया। इस सीन के ओके होने के बाद वहीदा जी ने परवाह नहीं की और बगैर मेकअप रिमूव किए घर चली जाती है। मेकअप, आप समझ रहे हैं, मेकअप रिमूव नहीं किया और घर पहुंच गई। शायद एक प्रैंक करना चाहती थी, मजाक करना चाहती थी, घर वालों को डराना चाहती थी। वहीदा ने प्लान के हिसाब से घर पहुंचते ही वो अपनी एक्टिंग शुरू कर दी, दर्द और कहानी जी हाँ, दर्द का। और घर वालों से कहा कि उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया है, चोटें आई हैं। घर वालों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो ऐसा मजाक करेंगी और सभी लोग खून देखकर घबरा गए। उनसे बोले, तुम्हें इस तरह अकेले नहीं आना चाहिए था, हमें बुला लिया होता या फिर सीधी डॉक्टर के पास चली जाती, इतनी चोट आई है। वो सीरियसली ले बैठे, उनके कहीं इमेजिनेशन भी नहीं था कि ये सब ड्रामा हो रहा है। वहीदा ने जब देखा कि सभी उनके मजाक को सच समझ बैठे हैं, तो उसके बाद उन्होंने अपने आप को एक्सपोज कर दिया कि भाई मैं तो मजाक कर रही थी। हाँ, वो हंसी, सारे घर वालों को माजरा समझ में आ गया और डांट भी पड़ी उनकी। घर के लोगों ने डांटा, खबरदार इस तरह का गंदा मजाक करने की कोशिश की गई। साहब, बात आई गई हो गई, लेकिन वहीदा को यह पता नहीं था कि उनके मजाक में की गई ये बात एक दिन सच हो जाएगी। एक दिन जब वो घर लौट रही थी तो सचमुच कार का एक्सीडेंट हो गया। मामूली चोटें आई थी, खैर थोड़ी सी ड्रेसिंग के बाद सही सलामत घर आ गई। घर आने पर उन्होंने जब सबको बताया कि उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया, मगर चिंता की कोई बात नहीं है, तो भेड़िया आया। सही में आ गया। तो पहले तो किसी को विश्वास ही नहीं हुआ, मगर बाद में हकीकत सबके सामने आ गई। अपने एक इंटरव्यू में इस घटना को याद करते हुए वहीदा जी बताती हैं कि इस घटना के बाद उन्होंने कसम खा ली कि वो इस तरह का मजाक कभी नहीं करेंगी, क्योंकि पता नहीं कब वक्त उनके साथ क्या हंसी सितम कर जाए। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। What a marvelous composition by great maestro S.D. Burman and written by another maestro कैफी आज़मी। शोले की शूटिंग के दौरान पूरी तरह से धर्मेंद्र को चक्कर आ गए थे हेमा मालिनी के ऊपर। आप समझ, अपन हिंदी भाषी प्रदेश के लोग हैं और पूरी तरह से हेमा मालिनी की खूबसूरती, उनकी सुंदरता में जकड़ गए थे, लट्टू हो गए। जी बिल्कुल, पूरी तरह से लट्टू, बजरबट्टू। और आप ताज्जुब करेंगे कि वो हर कोशिश किया करते थे कि ज्यादा से ज्यादा समय वो हेमा मालिनी के साथ बिता सकें। जब भी शोले की शूटिंग के दौरान कोई रोमांटिक सीन होता तो कोई ना कोई ऐसा पैतरा अपनाते जिससे शॉट डिले हो जाए, ज्यादा हो जाए। रीटेक, कोई जी रीटेक, एग्जैक्टली। तो रीटेक करने के लिए जरूरी था कि कोई ना कोई मिस्टेक हो ताकि रीटेक हो सके, तो ज्यादा हीरोइन के पास रहने का मौका मिल जाए। किस्सा सुनिए, शोले पर लिखी एक किताब से निकालकर ये किस्सा सुना रहा हूं।
एक बार शूटिंग के दौरान धर्म और हेमा के बीच एक शॉट फिल्माया जाना था। तो धर्म ने लाइटमैन को पैसे दिए और कहा, देख जानबूझकर गलती कर देना। और इसके लिए उन्होंने सीक्रेट कोड भी बना लिखा था। कोड ये था कि जब धर्मेंद्र, कोड सुनिएगा, कोड ये था कि जब धर्मेंद्र अपने कान को खींचेंगे तो लाइटमैन को गलती करनी थी। जैसे कि ट्रॉली की मूवमेंट में गलती कर देना, या फिर रिफ्लेक्टर जरा सा शेक कर देना, लाइट चली जाएगी। तो जब तक धर्मेंद्र चाहते तब तक ये लाइटमैन गलती पे गलती करता रहा। खैर, जैसे तैसे कई सारे रीटेक्स के बाद ये शॉट ओके हुआ, मगर कोई ये बात पकड़ नहीं पाया कि ये धर्मपा जी की चाल थी। इस तरह की गलती करने के लिए धर्मेंद्र ने उस लाइटमैन को पर मिस्टेक 100 रुपीज दिए थे। अच्छा पैकेज है। हाँ, अच्छा पैकेज था। आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, उस दिन धर्मेंद्र के कहने पर उस लाइटमैन ने 20 बार गलती की और शूटिंग खत्म होने के समय लाइटमैन की जेब में 2000 रुपए थे। बहुत बड़ी रकम थी। यही नहीं, धर्मेंद्र फिल्म के डायरेक्टर रमेश सप्पी से भी उनके लिए हेमा से अच्छी अच्छी बातें करने को कहा करते थे, ताकि हेमा की नजरों में उनकी अच्छी इमेज बनी रहे। मौसी जी बनी रहे। मैं अब आपको अपने साथ घटा हुआ एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। कबीर जब मैंने की थी तो एक ब्रीफ पीरियड के लिए जगत दादा, जो मेकअप आर्टिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी थे, जगत दादा ने मेरा मेकअप किया है। इत्तेफाक से जगत दादा कुछ समय तक धर्म जी के भी मेकअप मैन रहे। बुजुर्ग आदमी थे। तो जगत दादा बताते थे कि ये आते थे थोड़ा सा टुन्न लगाए हुए और कहते थे, दादा तू बुजुर्ग है, आशीर्वाद दे। जगत दादा ने कहा, भाई आप हमारे बॉस हो, मैं हमेशा आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, मेरी सारी दुआएं। बताओ किसके लिए? दादा आशीर्वाद दे, आशीर्वाद दे, ये मदरासन पट जाए। ये आज जगत दादा नहीं है तो उनको याद करते हुए मैं एक किस्सा सुना रहा हूं जो जगत दादा ने मुझे सुनाया था। दोस्तों, यूं तो अरुणा ईरानी ने अपने पिता की मर्जी के कारण छोटी सी उम्र में ही पढ़ाई छोड़ दी थी। घर के हालात ऐसे थे। मगर अरुणा ईरानी जब अपनी टीन एज में थी तब वो अपने स्कूल में पढ़ने वाले एक लड़के प्रमोद को पसंद करने लगी थी। जाहिर है कि ये पसंद जो थी वन साइडेड नहीं थी। प्रमोद भी चाहने लगा। दोनों एक साथ खेलते और स्कूल खत्म होने पर प्रमोद घर तक अरुणा को छोड़ने भी आया करता था। साथ बैठकर वक्त बिताते, लंच करते। अपने इस बचपन के इन्फैचुएशन या प्रेम का इजहार अरुणा जी ने फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में किया है। और इसी इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बताया कि इससे पहले कि ये कहानी आगे बढ़ती, प्रमोद बंबई छोड़कर चला गया। अरुणा जी कुल मिलाकर 8 भाई बहन थे, जिसके चलते उनके पिता सभी बच्चों का जिम्मा नहीं उठा सकते थे। और इसी की वजह से शायद अरुणा ईरानी को भी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। घर की परेशानियों के चलते स्ट्रगल करते फिल्मों में काम करने के लिए आगे बढ़ गई, बिजी हो गई। जनाब, काफ़ी सालों के स्ट्रगल के बाद जब अरुणा ईरानी ने फिल्म इंडस्ट्री में एक अपनी जगह बना ली, मुकाम बना लिया, तब तक प्रमोद एक अफसाना बन गया था, माजी का, पास्ट का। अब होता क्या है कि अरुणा के पास विनोद खन्ना अपनी एक फिल्म में डांस नंबर का ऑफर लेकर आए। अरुणा के हाँ कहने पर, उनसे डिटेल पूछने पर उन्होंने कहा कि उनका भाई ये फिल्म बना रहा है और बाकी की डिटेल वो ही समझा देगा। इसके कुछ दिनों के बाद जब अरुणा विनोद के भाई से मिली तो वो अरुणा ईरानी को फिल्म की सिचुएशन तो समझा रहा था, लेकिन साथ साथ बहुत जबरदस्त स्टेयर किए जा रहा था, घूरे चला जा रहा था। अरुणा ईरानी को अटपटा लगा, लेकिन थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट भी था, लेकिन कुछ बोला नहीं उन्होंने। विनोद का भाई है। अचानक
एक बात स्ट्राइक हुई उनके दिमाग में कि ये इसकी आंखें बड़ी जानी पहचानी लग रही हैं। और अब विनोद का भाई जोर जोर से हंसने लगा। अरुणा को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। और तब उस प्रोड्यूसर यानी कि विनोद के भाई ने कहा, तुमने मुझे नहीं पहचाना, मगर मैं तुम्हें पहचान गया हूं। मैं वही तुम्हारे साथ पढ़ने वाला प्रमोद हूं, जो 25 साल पहले तुमसे अलग हो गया था, चला गया था। तो अरुणा जी को याद करते हुए और ऐसे दोस्ती को, ऐसे दोस्तों को जो खो जाते हैं। एक बार पाकिस्तान से कुछ शायर आए थे, ओबेदुल्ला अलीम उनका नाम था। उन्होंने, उनकी गज़ल मुझे याद रह गई, जो उसने किया उसे सिला दे, मौला मुझे सब्र की जजा दे। कहने का मतलब है जो उसने किया उसका फल उसको देना है। परमात्मा मुझे धैर्य, शांति, संतोष का फल देना। जो उसने किया उसे सिला दे, मौला मुझे सब्र की जजा दे। बच्चों की तरह ये लफ्ज़ मेरे, माबूद इन्हें बोलना सिखा दे। और हासिल गज़ल शेर है कि मुझसे मेरा कोई मिलने वाला, मुझसे मेरा कोई मिलने वाला, बिछड़ा तो नहीं मगर मिला दे। तो 25 साल के बाद प्रमोद अरुणा ईरानी से मिला। तो जितने भी सुनने वाले हैं उनके अगर जो दोस्त, यार, अहबाब अगर बिछड़ गए हों तो वो मिलें। ये मिलन जो है बड़ी कमाल की चीज़ है। रिश्ता पक्का है, फैमिली कनेक्शन, ये बहुत पॉपुलर हो चला है। आपके रिस्पॉन्स से पता लगता है कि ये सेगमेंट कितना पॉपुलर है। आज इस सेगमेंट में हम बताएंगे कि क्या है फैमिली कनेक्शन बिटवीन अमजद खान एंड मदन मोहन। अमजद खान बहुत ग्रेट एक्टर, मदन मोहन म्यूजिक माइस्ट्रो। क्या है इन दोनों के बीच का फैमिली कनेक्शन, सुनिए आप। अमजद खान के भाई इम्तियाज खान, इम्तियाज खान की पत्नी अंजू महेंद्रू, अंजू महेंद्रू की माताजी शांति महेंद्रू, और शांति महेंद्रू के भाई स्वर्गीय मदन मोहन। मदन जी की बहन शांति महेंद्रू, उनकी पुत्री अंजू महेंद्रू। अंजू की शादी हुई थी इम्तियाज खान से, और इम्तियाज खान के भाई स्वर्गीय अमजद खान। आप सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर में रिश्ता पक्का है, फैमिली कनेक्शन। मनमोहन देसाई के टैलेंट और कॉन्फिडेंस की झलक उनकी पहली फिल्म छलिया में मिल जाती है, जिसमें उन्होंने उस जमाने के स्टार एक्टर राज कपूर और स्टार एक्ट्रेस हीरोइन नूतन को डायरेक्ट किया था। छलिया फिल्म के दौरान एक ऐसा किस्सा हुआ जिसके बाद राज कपूर भी उनके कायल हो गए। फिल्म के टाइटल सॉन्ग छलिया मेरा नाम, छलना मेरा काम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। इस गाने की शूटिंग का दिन था, सब तैयारी हो चुकी थी। तभी राज कपूर सेट पर आकर अपने स्टेप्स को समझने के लिए डांस मास्टर, कोरियोग्राफर सत्यनारायण मास्टर जी को ढूंढने लगे। ये देखकर वहां मौजूद मनमोहन देसाई ने पूछा कि आप किसको ढूंढ रहे हैं? तो राज कपूर ने कहा, भाई मैं डांस मास्टर को ढूंढ रहा हूं, गाना शूट करना है ना। इस पर मनमोहन देसाई ने कहा, राज जी मैं ये गाना खुद ही कोरियोग्राफ कर रहा हूं। अब चौंकने की बारी राज कपूर की थी। हकबकाकर बोले, तुम तो कैसे करोगे? इस पर मनमोहन ने कहा, आपको पता नहीं मैं आपका कितना बड़ा फैन हूं। मैंने आपकी फिल्म आवारा 14 बार देखी है, और उसका गाना आवारा हूं या गर्दिश में हूं, आसमान का तारा हूं, मैंने इस गाने के एक एक एक्सप्रेशन को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व किया है। मुझे पता है कौन सा मूवमेंट आप पर सूट करता है और कौन सा नहीं। आप चिंता ना करें, मुझ पर विश्वास करें, मैंने आपके हिसाब से ही इस गाने के सारे मूवमेंट्स, स्टेप्स प्लान किए हैं। राज कपूर बोले, ठीक है, देखते हैं। और इसके बाद अगले 3 दिनों में मनमोहन देसाई ने इस गाने को शूट किया। सारे डांस मूवमेंट्स राज कपूर को बताए गए। राज कपूर भी मनमोहन देसाई की फिल्म मेकिंग और कोरियोग्राफी के टैलेंट को देखकर बहुत इंप्रेस हुए। एडिटिंग करने के बाद मनमोहन देसाई के भाई सुभाष देसाई जब इस गाने को दिखाने के लिए आरके स्टूडियो पे गए, तब राज कपूर अपनी किसी दूसरी फिल्म के प्रोड्यूसर के साथ बैठे थे। वहां जाकर जब मनमोहन देसाई के बड़े भाई सुभाष जी देसाई ने राज कपूर को ये गाना दिखाया, तो राज कपूर इतने इंप्रेस हो गए कि साथ बैठे सभी लोगों को उन्होंने कहा कि आप ये गाना देखें, और क्या आप जानते हैं
इसे एक 23 साल के लड़के ने न सिर्फ कोरियोग्राफ किया है बल्कि इसे एज ए डायरेक्टर शूट भी किया है। मुझे पूरा यकीन है ये लड़का मनमोहन देसाई बहुत आगे जाएगा। एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। मेहरबान दोस्तों, आज की महफिल यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा। अगली महफिल में आप सबसे मिलने का मुंतज़िर रहूँगा। दुआओं में याद रखें। आप जहाँ कहीं भी हों अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें और हम सब मिलकर मातृभूमि के लिए गौरव का कारण बने। जय हिंद, वंदे मातरम।